इस दो विश्व के देश सीख सकते हैं विविधता। इतनी वैरायटी, इतनी विविधता, इतनी वेरिएशन दुनिया में कहीं नहीं है। मैं बहुत सारे देशों में गया हूँ। ये भारत की बहुत बड़ी खूबसूरती है। डेमोक्रेसी में लोग ही सब कुछ हैं। आम आदमी को स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है और ये बात अफसरशाही, नौकरशाही इनको भी समझनी चाहिए। पुराना ट्रेजर खजाना पड़ा हुआ है। अनफॉर्चुनेटली उसके साथ न्याय नहीं हुआ है कि यूएन को और डेमोक्रेटिक बनाओ। चुने हुए नुमाइंदे हर देशों से यूएन में जाने चाहिए। देश ऐसे हैं बाहर विदेशों में जहां जुडिशरी भी चुनी जाती है। ये देश भी वैसा ही होना चाहिए जैसे हम बाहर जाते हैं, यूरोप उतरते हैं तो सब बराबर है। वीवीआईपी कल्चर नहीं। मुझे सबसे ज्यादा परेशानी होती है यहाँ के वीवीआईपी कल्चर से। किसी भी चलते हुए राहगीर से पूछ लीजिए, हर आदमी इस समय दौड़ रहा है अपनी फाइल्स लेके, अपने इश्यूज लेके, अपने छोटे छोटे काम लेकर, क्योंकि अफसरशाही जो है उसको मालूम है, जो नौकरशाही होती है उसको पता होता है कि हमारे ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हम ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर हो जाएंगे, आज यहाँ कल वहां, तो वो दे डू नॉट पे हीड टू द पब्लिक इश्यूज। लेकिन जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है उसके ऊपर प्रेशर होता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंकित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं रियासी के बेटे डॉक्टर वरुण सूत्रा। आपको बता दें कि ये डेमोक्रेसी विदाउट बॉर्डर्स के इंडिया के सचिव हैं और मौजूदा समय में मुंबई में रह रहे हैं। पत्रकारिता भी ये पार्ट टाइम कर रहे हैं और इसके अलावा विभिन्न संस्थाओं के साथ ये जुड़े हुए हैं। इनकी संस्था डेमोक्रेसी विदाउट बॉर्डर्स किस तरह से काम करती है उसके बारे में भी इनसे जानेंगे और इसके अलावा इनकी निजी जिंदगी के बारे में भी इनसे जानेंगे। तो डॉक्टर वरुण सूत्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल रियासी अपडेट्स में। धन्यवाद अंकित जी। वरुण जी, सबसे पहले समझना चाहेंगे डेमोक्रेसी विदाउट बॉर्डर्स, इस वर्ड से ही समझ में तो कुछ कुछ आता है, लेकिन पूरे विस्तार से आपसे समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये संस्था क्या है, कहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है और किन किन मुद्दों पर ये काम करती है और इंडिया में इस समय किन मुद्दों पर ये काम कर रही है। जी, डेमोक्रेसी विदाउट बॉर्डर या जो DWB है वो एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसका हेडक्वार्टर बर्लिन जर्मनी में है और कई देशों में इसके चैप्टर्स हैं। तो हिंदुस्तान में, इंडिया में ये पहली बार आई है, जैसा कि इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। और मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं यहाँ का पहला जो सचिव चुना गया, पहला सेक्रेटरी फॉर दिस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन चैप्टर बना। और इसका जो मुख्य काम है वो है कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को हर व्यक्ति तक पहुंचाना। हमारी ये कोशिश रहती है कि लोकतंत्र सिर्फ जो है एक तबके तक जो है कन्फाइंड ना रह जाए, आम लोगों तक लोकतंत्र की समझ बढ़े, उनको इसका फायदा मिले। और हमारे यहाँ से सबसे बड़ा कैंपेन है वो है यूनाइटेड नेशंस पार्लियामेंट्री असेंबली। जैसा कि अभी यूनाइटेड नेशंस का 75वां साल चल रहा है, तो अब ये हर तरफ से मांग उठ रही है और खासकर ये DWB डेमोक्रेसी विदाउट बॉर्डर्स 2003 से इस चीज के पीछे लगी है कि यूएन को और डेमोक्रेटिक बनाओ। चुने हुए नुमाइंदे हर देशों से यूएन में जाने चाहिए और हमारे इस कैंपेन को सपोर्ट कर रहे हैं तकरीबन 1600-1700 मेंबर पार्लियामेंट्स हैं डिफरेंट कंट्रीज की, नेशनल असेंबलीज की। और इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ही हम लोग लेते हैं अलग अलग कंट्रीज से। जी, समझना चाहेंगे फिलहाल जो यूएन का स्ट्रक्चर है वो किस तरह से रहता है और आपकी क्या मांग है कि किस तरह से नुमाइंदों को अलग अलग देशों से चुनकर वहां पे भेजा जाए। जी, देखिए, यूएन को अब बने हुए 75 साल हो गए। कोई भी संस्था जो पिछले कई दशकों से, सदियों से या कई सालों से चल रही हो, तो फिर आगे जाके पता लगता है कि उसमें क्या क्या जो है और बेटरमेंट की स्कोप है, उसमें और क्या नई तब्दीलियां लाई जा सकती हैं। तो आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारी, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वहां ये आ रही है कि जैसे अभी आपने देखा WHO और US का क्लैश रहा, तो ऐसा तब होता है कि जब चुनिंदा नुमाइंदे जो हैं उनकी प्रेजेंस कम हो जाए और एक जिसको कहते हैं ना ब्यूरोक्रेटिक सर्कल या क्लोज ग्रुप, एलीट क्लब, वो ज्यादा हो जाए। तो फिर उससे क्या होता है कि जहां पर जो है नॉमिनेटेड या एक क्लोज ग्रुप बन जाता है तो फिर वो सिर्फ अपने हित देखते हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आया था कि जो चुने, हर आज डेमोक्रेसी क्यों चाहिए, हमारी स्टेट में क्यों चाहिए या कहीं क्यों चाहिए, ताकि जो एक ऐसा तबका है जिसकी कोई सुनवाई नहीं है, उसकी आवाज को चुना हुआ नुमाइंदा, क्योंकि चुना हुआ नुमाइंदा जो है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उसको ये चिंता रहती है कि अगर मैंने काम नहीं किया, उसके अंदर प्रेशर होता है तो अगली बार मैं नहीं चुना जाऊंगा। तो इसलिए हम यूनाइटेड नेशंस को जो और डेमोक्रेटिक बनाना चाहते हैं, ब्यूरोक्रेटिक
रोल उसका कम होना चाहिए। चुने हुए नुमाइंदे जाएं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फील्ड करें। अब आप देखिए यूएन में कई सारे ऐसे इश्यूज हैं जो कब से हैं, आज तक रिजॉल्व ही नहीं हो रहे हैं। वो इसीलिए नहीं हो पा रहे हैं कि फिर वो बात चलती है जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो पावरफुल लोग हैं, एलीट लोग हैं, वो तो अपना काम करवा लेते हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ लोग, उनकी आवाज दबी रह जाती है, उनके इश्यूज अनसुने रह जाते हैं। तो लोकतंत्र की आप बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर में चुनी हुई सरकार नहीं है इस समय, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या इतने समय से यहाँ पे सरकार नहीं है तो कहीं ना कहीं जो जनता के मुद्दे हैं वो सही तरीके से हल नहीं हो पा रहे हैं? लोग त्रस्त हैं, हम देखते हैं लगातार लोग अपने मुद्दे उठाते हैं और अफसरशाही जो कि ऐसा सुनने को मिलता है कि कहीं ना कहीं हावी हो रही है, पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो दिख रहा है, साफ दिख रहा है कि लोगों के काम ही नहीं हो रहे हैं। आप किसी भी चलते हुए राहगीर से पूछ लीजिए, हर आदमी इस समय दौड़ रहा है अपनी फाइल्स लेके, अपने इश्यूज लेके, अपने छोटे छोटे काम लेकर, क्योंकि अफसरशाही जो है उसको मालूम है, जो नौकरशाही होती है उसको पता होता है कि हमारे ऊपर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हम ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर हो जाएंगे, आज यहाँ कल वहां, तो वो दे डू नॉट पे हीड टू द पब्लिक इश्यूज। लेकिन जो चुना हुआ नुमाइंदा होता है उसके ऊपर प्रेशर होता है। अब जैसे जो पिछले सरकार में हमारे चुनिंदा नुमाइंदे थे, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी चुप हैं आज। लोगों के आप जहां जाओ हर आदमी ये बोल रहा है, सोशल मीडिया वोकल है। तो ये जो त्रासदी इस वक्त है ये बहुत बड़ी है, और खासकर अब उम्मीद है और हम लोग चाहते हैं कि जो नए एलजी आए हैं वो कोई ऐसे रास्ते ढूंढे कि रूट लोगों से कनेक्ट हो, क्योंकि लोगों के मसले अब बढ़ते जा रहे हैं, लोगों में रिजेंटमेंट भी बहुत ज्यादा हो रहा है। डेमोक्रेसी में लोग ही सब कुछ हैं, आम आदमी को स्ट्रेंथन करना बहुत जरूरी है। और ये बात अफसरशाही, नौकरशाही इनको भी समझनी चाहिए कि अगर उनके बैठे हुए लोगों के काम हो नहीं रहे हैं, रुक रहे हैं, तो ये बहुत ही एक गलत जो है ट्रेंड सेट हो रहा है। इससे लोगों में और अविश्वास और रिजेंटमेंट आगे बढ़ेगी। इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन होना बहुत जल्दी जरूरी है। तो जम्मू कश्मीर में चुनाव के पक्ष में है आपकी, जल्दी से चुनाव होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल इस पक्ष में हूँ। चुनाव जो होता है, लोकतांत्रिक चुनाव जो होता है, वही जो लोकतंत्र को और सशक्त करता है, मजबूत करता है। और जो सोसाइटी है, जो समाज है, जिसमें ये समझना होता है कि हर आदमी एक जैसा नहीं है, अलग अलग तरह के तबके हैं, देयर आर डिफरेंट स्ट्रेटाज ऑफ पीपल, अलग अलग वर्ग के लोग हैं, और हर किसी की अलग डिमांड्स हैं, और हर किसी को जो है उसी तरह की डिमांड की सप्लाई भी देनी होती है। और ये बात जो है, यही जो लोकतांत्रिक सिद्धांत हैं, जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, वो इसी पे आधारित होते हैं कि जो सबसे कमजोर तबका है उसको भी लोकतंत्र में सबसे ज्यादा सुना जाए। तो हमारे देश में सबसे बड़ा लोकतंत्र है, तो देश में क्या ऑब्जर्व किया आपने कि मजबूत लोकतंत्र इस समय हमारे देश में है? देखिए, इस देश में लोकतंत्र तो हमेशा से मजबूत रहा ही है, और सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है ही। और इसी चीज को लेकर हमारी संस्था भी बहुत एक्साइटेड है कि हम जो है लार्जेस्ट डेमोक्रेसी में जा रहे हैं। और आजकल मैंने देखा है, खासकर जब सोशल मीडिया आने से और सबको एक प्लेटफॉर्म मिला है, आज वो आदमी, वो अकेला आदमी जिसकी बात जेन्युइन है, जिसका इश्यू जेन्युइन है, अगर वो भी बात रखता है तो उसकी सुनवाई होती है। तो अब विश्व में भी हर जगह जहां जहां लोकतंत्र नहीं था, वहां भी अब ये डिमांड उठ रही है। बहुत सारे कंट्रीज जो अफ्रीकन थे, जहां पहले लोकतंत्र नहीं था, अब धीरे धीरे वहां रिफॉर्म्स आए हैं, पीस जो है मूवमेंट्स चले हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हुए हैं। तो यहाँ बिल्कुल भारत में तो जब भी कोई सरकार आती है वो चुन के आती है, और पॉपुलर गवर्नमेंट आती है, तो भारत के लोकतंत्र को तो विश्व मानता है। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जो विश्व के और देश यहाँ से सीख सकते हैं भारत से? सबसे बड़ी चीज जो विश्व के देश सीख सकते हैं, विविधता। इतनी वैरायटी, इतनी विविधता, इतनी वेरिएशन दुनिया में कहीं नहीं है। मैं बहुत सारे देशों में गया हूँ, लेकिन इतनी वेशभूषाएं, भाषाएं, कल्चर और हमारी जो ट्राइब्स हैं, ये भारत की बहुत बड़ी खूबसूरती है। और इतना ज्यादा वेरिएशन होने के बावजूद भी ये जो देश है, ये नेशन जो है, ये पीस ऑफ लैंड एग्जिस्ट एज ए नेशन, ये बहुत बड़ी, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और इसका जो बाहर के देश हैं वो इस चीज का रिगार्ड करते हैं, इस चीज को एंडोर्स करते हैं। वो मानते हैं कि किसी भी ऐसे, आप देखिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कितनी भाषाएं बदलती हैं। आज जम्मू कश्मीर में अपनी 9 भाषाएं हैं। ऐसे कितने कल्चर्स हैं,
और किस तरह के पहनावे, वेशभूषा, सो इतने डिफरेंट कल्चर्स को अगर एक सूत्र में पिरोए रखती है यहाँ की जो व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, तो ये वाकई आज जैसे बाहर आप देखिए ब्लैक एंड व्हाइट का कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है यूएसए में, तो उनको यहाँ जब वो देखें तो जिस तरह से वेरिएशन है उस हिसाब से यहाँ वैसे कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, अगर हो भी तो वो रिजॉल्व हो जाते हैं। विविधता में एकता देखी जाती है हमारे देश में। तो मीटिंग्स हुई हैं आपकी जब से आपको सचिव बनाया गया है, यहाँ पे स्टार्ट किया है आपकी जो संस्था है उन्होंने अपना कार्य, और किन मुद्दों पर ज्यादा फोकस रहेगा आप? जी बिल्कुल, हमारी जो है जब यहाँ पर फाउंडेशन हो, एक्चुअली वहाँ से 25 एमपीज ने इस साल यहाँ आना था, फॉर्मल इनॉग्रेशन सब कुछ होना था, तो उनके टिकट्स वगैरह सब हो चुका था, लेकिन ड्यू टू कोविड वो प्लान हो नहीं पाया। कितने देशों में अभी आपकी संस्था काम कर रही है? देखिए ये चैप्टर तो तकरीबन 15 देशों में है, वैसे 25 देशों में एक्टिव है, जिसमें यूरोप के, अफ्रीका के देश हैं, और एशिया में भी कुछ देशों में जो है फुल फ्लैश चैप्टर नहीं है, पर जो है थोड़ा बहुत काम चल रहा है, और अब भारत रिसेंटली इसमें ऐड हुआ है, वो काफी देर से कोशिश कर रहे थे। तो अभी जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं उसमें की फोकस, की एजेंडा जो सबसे पहला वो यही रहा कि वर्ल्ड पार्लियामेंट जो हमारा मुद्दा है, खासकर यूएन का जो 75वां साल चल रहा है, अभी हमारे बहुत सारी मीटिंग्स हैं। यूएन 75 सेलिब्रेशन में हम लोगों का जो है, जो पार्लियामेंट में हम लोगों के काफी सारे सुझाव वहाँ लिए जा रहे हैं, आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, पेपर पब्लिश हो रहे हैं, किताबें पब्लिश हो रही हैं, और इस साल काम बहुत तेजी से आगे बढ़ा है इस चीज को लेकर कि कैसे हर इंस्टीट्यूशन को और डेमोक्रेटिक किया जाए, ताकि पॉपुलर लीडर्स आगे आए जिनको लोग चाह रहे हैं। आज की डेट में, आज से 10 साल पहले, 50 साल पहले और आज के समय में बहुत अंतर है। आज के मुझे लगता है यूथ को अपने नेता चुनने की काफी समझ है, तो आज जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है वो हर चीज में होनी चाहिए। मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, कई देश ऐसे हैं बाहर विदेशों में जहाँ जुडिशरी भी चुनी जाती है, जो वहाँ जजेस रहते हैं डायरेक्ट लोगों द्वारा, जैसे स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट लोगों द्वारा भी चुने जाते हैं। तो वहाँ जो है आपको बहुत सारे जगह पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया मिलेगी, और धीरे धीरे हमारी कोशिश है कि लगभग हर जैसे शेरिफ चुने जाते हैं, जैसे आपके यहाँ पर आप कह सकते हैं, कोरिलेट कर सकते हैं, एसएचओ होता है, तो जो वहाँ पर एक तो डिपार्टमेंट की तरफ से होता है और एक चुना भी जाता है। तो देखिए कि ये कितनी अच्छी बात है कि चुने हुए आदमी से हमेशा लोगों को एक जुड़ाव महसूस होता है, लोगों को हक महसूस होता है। अगर आज जैसे हम रियासी खड़े हैं, अगर यहाँ कोई एमएलए हो या जो पहले होंगे, अगर वो काम करते होंगे, अगर तो उन्होंने काम नहीं किए तो बात अलग है, तो लोगों का उन पर विश्वास बनता है, लोगों को एक्सेस होती है। अब लोग यहाँ पर आज वो कल्चर नहीं है, और लोग कर भी नहीं सकते कि एक प्रिंसिपल सेक्रेटरी के घर जाएंगे या एक डीसी के पास जाए, बिकॉज वो डोर्स हमेशा क्लोज्ड हैं। अनफॉर्चुनेटली नौकरशाही के दरवाजे हमेशा बंद हैं, आम आदमी के लिए फोन नहीं उठाएंगे। लेकिन चुने हुए आदमी के पास कोई गांव से उठकर आदमी भी आता है और जाता है, वही सच्चा लोकतंत्र है। कि जब देखिए यहाँ सबसे बड़ी परेशानी की यह बात है कि अंग्रेज चले गए, पर वो कॉलोनियल माइंडसेट आज तक बना है। आज अगर हम किसी ब्यूरोक्रेट को फोन करते हैं, किसी IPSI किसी को फोन करते हैं यहाँ पर, तो पहली बात तो फोन नहीं उठाएंगे। जैसे कि आप CMO को यहाँ रियासी, उसको कोई आदमी फोन कर ले, वो कभी फोन नहीं उठाएंगे। लेकिन अगर जो है फोन उठा भी लिया, हो सकता है काट दें। तो लेकिन यही अगर चुना हुआ व्यक्ति होगा, उसके पास आदमी उठ के जाके उसके घर में मिल भी सकता है, तो वो लोगों का विश्वास भी ज्यादा बढ़ता है, लोगों का काम। और एक बात हमेशा मजबूत करने की जरूरत है कि डेमोक्रेसी में और दुनिया में भी हर किसी को बराबरी का दर्जा मिले, कोई बाबू नहीं है। और दूसरे आदमी को भी, अगर आप रिस्पॉन्सिबल चेयर पे बैठे हैं तो आपका जिम्मेदारी है, आपका फर्ज बनता है आप लोगों की परेशानी सुने, नहीं तो छोड़ दें। तो यही इसी चीज को और स्ट्रेंथन करने के लिए हम लोग, हमारी संस्था काम कर रही है। डेमोक्रेसी और सोशल मीडिया को किस तरह से देखते हैं आप? लोगों के मुद्दे हल करवाने में, सच सामने लाने पे सोशल मीडिया का कितना रोल है? और अफवाहें भी हम देखते हैं लगातार फैलती हैं, तो कितना नुकसान भी है इसका? देखिए, सिक्के के दो पहलू होते हैं, हर बात के अच्छे बुरे दो पहलू होते हैं। ये बात तो सच है, सोशल मीडिया आने से हर आदमी को एक प्लेटफॉर्म मिला है, अपनी बात रखने का मौका मिला है। और उसका दूसरा एक पार्ट जो है वो ये भी है कि जिसको आप फेक न्यूज कह रहे हैं, वो भी जो र्यूमर है। बट जैसा कि आप जर्नलिज्म के स्टूडेंट हैं, मैं भी जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ, मैंने भी पढ़े, तो हमें तो ये पढ़ाया जाता है र्यूमर तो होगा। जब आग लगती है धुआं तो उठेगा, तो वो र्यूमर्स को आप अवॉइड नहीं कर सकते। हाँ, उसमें मेरा ये मानना है कि मीडिया लिटरेसी
ये जो रोल है ये मीडिया का भी, जो अच्छी जिम्मेदार संस्थाएं हैं, जैसे आप एक न्यूज़ चैनल यहाँ चला रहे हैं, तो आपका जैसे एक ड्यूटी है, वो आपकी ड्यूटी है कि आपको ये भी बीच बीच में लोगों को अवेयर करना है कि अगर आपको पता लगता है कि दिस इज ए फेक न्यूज़ और दिस इज ए रॉन्ग न्यूज़ और इससे समाज का नुकसान हो सकता है, तो वो आपको और संस्थाओं को और सरकार को भी। अब जैसे आप देखिए, बहुत पहले व्हाट्सएप पे रूमर्स और ये बहुत सारे चलते थे, अब व्हाट्सएप ने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए लोगों को वो प्रोटोकॉल समझाना शुरू कर दिया है कि कैसी कैसी खबरें ऐसे बिना देखे मत फॉरवर्ड करें। तो अभी हम एक प्रोसेस से गुजर रहे हैं। अभी हमारे देश में मीडिया भी, आप समझ लीजिए, जो मैं बात कर रहा हूँ सैटेलाइट मीडिया की, जब वो आया वो भी शैशव काल, वो भी इन्फेंसी में था। अभी वही बड़ा नहीं हुआ था तो सोशल मीडिया आ गया। तो अब थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़े टाइम बाद जब एक हर चीज एक समय से, एक टाइम प्रोसेस से गुजरती है, तो थोड़े समय बाद मेरा यकीन है कि लोग धीरे धीरे सही गलत में, फेक और रियल न्यूज में फर्क भी जानना शुरू कर देंगे। मैं लोकतंत्र के लिए तो फायदे ज्यादा देखता हूँ, क्योंकि ऐसे ऐसे इश्यूज, देखिए एक दिन मैं बॉम्बे में बैठा था और मुझे यहाँ पर एक इशू पता चला कि कैसे जो हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट वो क्या गड़बड़ कर रहे हैं। तो मुझे सोशल मीडिया से पता चला, किसी ने सोशल मीडिया में डाला था। फिर मैंने उसकी कैंपेन चलाई पूरी, उनके लिए जो है मीडिया कैंपेन भी चलाई और उनके लिए डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे उनके अगेंस्ट लिखा भी, और अब रिजल्ट्स भी आने लगे हैं। वो जो करप्ट हेल्थ ऑफिसर्स हैं उनके ऊपर एक्शन हो रहा है। लेकिन मुझे कैसे पता चला? मैं मुंबई बैठा था, यहाँ पर किसी ने फेसबुक पे डाला था, तो वो मेरी नजर में आ गया। हाँ, अब दूसरी चीज ये है कि मैंने पहले वेरीफाई किया, पूरा वेरीफाई किया 2 दिन लगा के। जब मुझे लगा कि ये जेन्युइन इशू है तो मैंने उस पर काम किया। तो मुझे लगता है कि मैं इसको पॉजिटिवली लूंगा। और जो अटैच्ड साइड इफेक्ट्स तो दुनिया में हर चीज के साथ होते हैं। तो आपने कहा कि मीडिया की कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बन जाती है कि क्या गलत है क्या सही है वो भी जनता को दिखाया जाए। तो क्या सरकारों की कहीं मीडिया से भी ज्यादा जिम्मेवारी होती है कि जब भी कुछ इस तरह का फैलता है तो सरकारों को भी एक्टिव होकर मीडिया के जरिए या फिर अपने प्लेटफॉर्म के जरिए इस चीज को क्लियर करना चाहिए? बिल्कुल, सरकार की तो सबसे पहली जिम्मेदारी होती है, क्योंकि सरकार के पास हमारे सिस्टम में कंट्रोल होता है। उनके वो तंत्र को चला रहे हैं, तो जो तंत्र को चला रहा होता है, जिसके हाथ में कंट्रोल बटन है, पावर बटन है, जिसके हाथ में मेन रिमोट कंट्रोल है, तो ऑफ कोर्स उनकी तो जिम्मेदारी बनती ही है। और उनको उनके पास वॉच डॉग्स भी होते हैं, और उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो विसल ब्लोअर है, जिसने ये चीज लाई है सामने, उसके जो सेफ्टी और सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, और अपनी एजेंसी से उनको वेरीफाई भी करना चाहिए। और जहां उनको लगे कि ये चीज गलत हो रही है तो वो करते भी हैं, पर उनको और थोड़ा प्रोएक्टिव होकर फेक न्यूज को काउंटर करना चाहिए। जी, चलिए, ये तो रही डेमोक्रेसी विदाउट बॉर्डर्स की बात, और आपने बताया कि वो किस तरह से यहाँ पे काम करेगी। अब बात करेंगे आपकी लाइफ के बारे में। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि आप रियासी से निकले और बैंस आपने किया, डॉक्टर आपके साथ लगा, उसके बाद आपने मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन किया और फिर आप मुंबई चले गए। तो ये जो तमाम रियासी से निकलकर जम्मू से होते हुए मुंबई तक का सफर था, या जितनी भी संस्थाओं के साथ आप पहले जुड़े थे या अभी जुड़े हैं, या फिर आपका जो प्रोफेशन है, वो तमाम बातें हम जानना चाहेंगे। रियासी के लोग भी हमें लगता है कि जानना चाहेंगे। जी जरूर। रियासी तो हमारी जो है जन्मभूमि है। पूरा कितनी हमारी पीढ़ियां जो हैं वो जब से याद आता है वो रियासी से ही है। और मेरे पिताजी खुद जो विजय कुमार शर्मा जी रियासी के जाने माने कलाकार भी थे, और काफी उन्होंने यहाँ पर, जैसे हम खड़े हैं सामने, दुर्गा नाटक मंडली, यहाँ काफी काम किया। और यहाँ जितने भी स्कूल्स रहते थे उनको वो समय समय पर अपनी सेवाएं देते थे। और मेरी अपनी स्कूलिंग 1st to 12th केवी ज्योतिपुरम में ही हुई है, तो ज्योतिपुरम में भी वो अपनी सेवाएं भी देते थे। हम लोग काफी एक्टिव थे। यहाँ से निकलने के बाद फिर मैंने जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है, उन दिनों होता था, आजकल तो नीट हो गया है, तो उसमें जो स्टेट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता था, उसके बाद आपके पास 2 ऑप्शन होते थे, यहाँ आप मेडिसिन में जाओ या इंजीनियरिंग में। तो मैंने दोनों एंट्रेंस वो क्वालिफाई किए थे। तो ड्यू टू सम रीजन फिर मैंने अपना जो है आयुर्वेद मेडिसिन सर्जरी, इसमें मैं चला गया, जिसकी पढ़ाई जम्मू आयुर्वेदिक कॉलेज में होती है। वो करने के बाद जो है साथ ही कॉलेज के दौरान ही मेरा शुरू से स्कूल टाइम से लिखने में, थिएटर में, इन चीज़ों में रुझान था। तो मुझे उसी दौरान फ्रीलांस जर्नलिज्म का मौका मिल गया। कुछ सैटेलाइट चैनल्स नए आ रहे थे उन दिनों, ये 2002-3 की बात है। तो मैं उनमें थोड़ा पार्ट टाइम एक्टिव हो गया। तो वो करते दौरान मुझे अच्छा रिस्पांस भी मिला, और मुझे ऐसा समझ आया कि शायद मेरा फील्ड इसी तरफ है। तो एकदम से फील्ड को बदलना क्या आसान रहता है, या फिर थोड़ा डर भी लगता है, यार मैंने तो ये किया हुआ है, अब
एकदम से मैं दूसरे फील्ड में जा रहा हूँ? हाँ, एक्चुअली ये है कि ये डिसीजंस मुश्किल होते हैं और इनसिक्योरिटीज लोगों में होती है, पर मुझे नहीं थी। मेरा कुछ नेचर आप कह लो, ऐसा कह लो कि मुझे कभी ऐसा इनसिक्योर या डर फील नहीं होता। गवर्नमेंट जॉब करने का या गवर्नमेंट डॉक्टर लगने का आपके मन में नहीं था कि कुछ सिक्योर हो जाए जिंदगी? नहीं, मेरे को ऐसा कुछ कभी भी नहीं आया। ऐसा होता है और मेरा एक बार हो भी गया, मैंने फिर भी नहीं किया, मैंने छोड़ दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि गवर्नमेंट में जाने से फ्रीडम लूज हो रहा है। अपना अपना हर आदमी का नेचर होता है, तो मुझे ऐसा लगता है आज भी कि अगर मेरे पास फ्रीडम है, बोलने का फ्रीडम है, अगर वही चला जाए, अगर मैं आज आपके साथ बैठ के जो गलत है उसको गलत नहीं कह पा रहा हूँ, जो कि गवर्नमेंट जॉब में इम्पॉसिबल था, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो घुटन की जिंदगी से अच्छा है कि चाहे इनसिक्योरिटी हो, कम लाइफ हो। मैं एक चीज में, सिद्धांत में बड़ा यकीन रखता हूँ कि लाइफ लंबी नहीं होनी चाहिए, छोटी भी हो पर दमदार होनी चाहिए। उसमें आपने जितना जीवन भी जिया, आपको रिग्रेट नहीं होना चाहिए। तो आज मुझे अपने लाइफ में रिग्रेट कोई नहीं है, तो फिर मैंने इसलिए वो करने के बाद पीजी जर्नलिज्म साथ साथ ही कर लिया। तो फिर धीरे धीरे मैं इसी में चलता गया और फिर मुझे जर्नलिज्म में मौके मिले। फिर अब धीरे धीरे जो है जिन ग्रुप्स के साथ, जिन संस्थाओं के साथ मैं जुड़ता गया, फिर दिल्ली चला गया, दिल्ली से मुंबई गया। और ऐसे कोई मैंने ऐसा सच प्लान नहीं किया था करियर वाइज, लेकिन मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी ये था कि मेरा फ्रीडम रहे और मैं हैप्पीनेस रहे। क्योंकि अगर आप ऐसा, आपको बहुत बार होता है, बहुत सारे प्रोफेशन में आप चले जाते हैं, आपको कंपनसेशन भी अच्छा मिलता है, पर कहीं ना कहीं आपकी जो बेसिक जो बोलने की ताकत है वो छिन जाती है, या आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं। तो मैं वो कॉम्प्रोमाइज की लाइफ नहीं चाहता था, चाहे दूसरा मॉनिटरी वाइज कॉम्प्रोमाइज हो जाए, लेकिन ये नहीं चाहता था कि जो आप कहना चाह रहे हो वही नहीं कह पा रहे हो। तो इसलिए फिर तो इसी से एक मेरा जुड़ा हुआ सवाल है, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, अगर वो कुछ बात पॉलिटिक्स पर रखना चाहते हैं या कुछ ऐसी बात रखना चाहते हैं, तो वो क्या रख सकते हैं? लोकतंत्र में ऐसी उन्हें छूट दी गई है, जैसे कि आपने भी कहीं ना कहीं यही कहा कि शायद मैं फिर वो अपनी जो मैं करना चाहता था वो नहीं कर पाता, जो बोलना चाहता था वो नहीं बोल पाता। उस पर हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, जो लोकतंत्र की अगर थ्योरेटिकल परिभाषा और आइडियलिस्ट अप्रोच पे जाना हो, लोकतंत्र तो सबको अधिकार देता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आर्टिकल है, आर्टिकल 19 सबको देता है, उसमें ऐसा नहीं है कि जो सरकार, लेकिन अब वो गलत उसका मैनिपुलेशन होता है। जो गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, अगर वो ऑनेस्ट है, अगर वो सच बोलना चाहता है, अगर वो विसल ब्लोअर है, अपने ही डिपार्टमेंट के अगेंस्ट जाता है जो गलत हो रहा है, उसके साथ क्या होता है वो सारे केस आपको मालूम है। वो सारा का सारा सिस्टम आके उसको हरास करेगा, उसको तंग करेगा। और वो जो चीज है, वो ऐसा नहीं कि उस चीज से मैं डरता था, मुझे ये चीज है कि उसमें समय नष्ट हो जाता है। मैं एक रेजिस्टेंस को विरोध करता रहूं या अपनी आवाज को बुलंद करूं, दो ऑप्शन होते हैं। क्योंकि आप तभी अपनी आवाज बुलंद कर सकते हो जब आप पहले सेफ हो। अब मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने में ही मेरी 90% एनर्जीज अगर डिसिपेट हो रही हो, जा रही हो, तो दूसरी बात कभी मजबूती से रख पाऊंगा। तो अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा कड़वा सच है कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, खासकर इस यूटी में जो पहले स्टेट था, उनके पास जो है सच कहने का या बात रखने का जो बेचारों के पास मौका है, वो नेग्लिजिबल है, जीरो है। वो आप किसी भी मोड से, चाहे जब आप आज की डेट में जब आप फॉरेन में जाइए, वहां पर आपको पता ही नहीं लगेगा कि सामने वाला आदमी कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, मिनिस्टर है या आम आदमी है, ऑल आर इक्वल। वहां को किसी का डर खतरा नहीं। आपने देखा होगा अभी यूएस प्रेसिडेंट ने जब कुछ किया था तो पुलिस चीफ ने कहा था इसका दिमाग खराब हो गया। पुलिस चीफ ने ऐसा भी कहा कि आप अपना काम करो, हमें अपना काम करने दो। क्या आप सोचो, आपको इतना देर हो गया जर्नलिज्म फील्ड में, यहाँ का कोई टॉप अधिकारी भी अपने बॉस को क्या या अपने तंत्र के खिलाफ कुछ बोल सकता है? जो बोलते हैं उनका हाल आप जानते हो। तो पॉसिबल नहीं है। फिलहाल यहाँ पर वो आइडियलिस्ट सिचुएशन आई नहीं है। तो अभी भी आप जर्नलिज्म करते हैं फ्रीलांस? हाँ, मैं जो है बहुत सारे मैगजीन्स और रिसर्च जर्नल्स, यहाँ पर न्यूज़पेपर्स के लिए कंट्रीब्यूशन देता रहता हूँ। और बीच बीच में अगर मुझे कोई अच्छा प्रोजेक्ट, अच्छा काम मिलता है तो वीडियो जर्नलिज्म भी उनको बना के जो है डॉक्यूमेंट्रीज, शॉर्ट मूवीज। और एक और रोल होता है हमारा, कई बार उसको आप रिसर्चर बोलते हैं, तो वो काम मैंने जैसे वॉशिंगटन पोस्ट एक इंटरनेशनल न्यूज़पेपर है, उनके लिए एक बार किया। यहाँ पर पुंछ में हमको एक स्टोरी कर, ऐसा अगर कहीं मुझे और ऑफर आता रहता है तो वो फ्रीलांस में करता रहता हूँ, बिकॉज दैट इज़ माई पैशन। और वो उसके द्वारा भी हम अपनी बात को और मजबूती से आगे रखते हैं। तो आपके पापा आर्टिस्ट थे और हमने भी देखा है कि तमाम स्कूलों में जाके वो बच्चों को सिखाते थे, तो आपने भी आर्टिस्ट में कुछ था अंदर आपके, या आपने सीखा हुआ?
हाँ नहीं, ऐसे उनसे तो हमने जो कलाएं उनके पास थी थोड़ी बहुत लेने की कोशिश की, सीखा भी। उन्होंने घर पे एक लाइब्रेरी बनाई हुई थी, वो सारी लाइब्रेरी की बुक्स मैंने पढ़ी और मैंने उस लाइब्रेरी को और स्ट्रेंथन किया है। और फिर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मेरे 5 नाटक प्रकाशित हो चुके हैं, नाटक मैंने 5 लिखे हैं। और मेरी एक कहानियों की किताब पूरी प्रकाशित हो गई है, जिसमें 3 अवार्डेड हैं। जो जम्मू यूनिवर्सिटी में एक कॉन्टेस्ट होता है ऑन द स्पॉट शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, 3 कहानियां लगातार 3 साल मैंने उसमें फर्स्ट प्राइज लिया था। और उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पर थिएटर बहुत किया और अपना थिएटर भी क्रिएट किया था। अब यह है कि इतना ज्यादा उस साइड नहीं जा पाते क्योंकि थिएटर और उसमें समय चाहिए होता है, बट वो जो चीजें सीखी थी वो आज काम आती हैं, चाहे वॉइस इम्प्रोवाइजेशन हो, मॉड्यूलेशन हो, बॉडी लैंग्वेज हो, वो हमको काम आती है। बट अब कला क्षेत्र में लिखना, मैंने लेखन जारी रखा है और मैं एक किताब पे काम कर रहा हूँ और वो थोड़ा सा जम्मू कश्मीर से ही रिलेटेड है। तो मुझे लगता है कि 6-7 महीने में एक किताब में और ला पाऊंगा। चलिए, अब अंत में ये जानना चाहेंगे कि डॉक्टर वरुण सूत्रा कहाँ पहुँचना चाहते हैं, कौन से ऐसे 2-3 बड़े काम हैं जो आप अपनी जिंदगी में करना चाहते हैं जिससे जनता को भी फायदा है? हाँ, मैं देखिए, जैसे आपने कहा, मेरा जो शुरू से ही एक ड्रीम रहा है कि अपना जो मेरी, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि 2-3 चीज़ों में मैं काम जरूरी करना चाहता हूँ। एक तो जो हमारा जो समाज है, भारतीय समाज है, और जो हमारी पुरानी परंपरा, जो हमारे पास पुराना ट्रेजर खजाना पड़ा हुआ है, अनफॉर्चुनेटली उसके साथ न्याय नहीं हुआ है। जैसे मैंने आयुर्वेद भी पढ़ा, तो अगर वो जो टेक्स्ट में है, जो हमारे आज अगर उसको आप इम्प्लीमेंट कर दो ना, तो ये जो कोविड की समस्या ये सब चली जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको इम्प्लीमेंट कोई होने नहीं दे रहा है। तो मेरा सबसे बड़ा टारगेट ये है अपने जीवन काल में, अगर हो पाए तो। कौन आड़े आ रहा है? एलोपैथी से जुड़े लोग, सिस्टम, इसमें मैं किसी डिसिप्लिन को नहीं कह सकता क्योंकि एलोपैथी में भी मेरे सबसे ज्यादा दोस्त जो है एलोपैथी में, वो बड़ा सपोर्ट करते हैं, मुझसे फोन करते हैं, मैं उनसे। और बेसिकली लोगों को मालूम नहीं है वो जो जिसको आप एलोपैथी कहते हैं ना, वो इसी का पार्ट है। सबसे पहले सर्जन दुनिया में आचार्य सुश्रुत हुए हैं, जिन्होंने 5,000 साल पहले इस स्किन की 7 लेयर्स देख के बताई हैं। आज आप इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख पाते, 7 लेयर्स तब की बताई हैं। तो जो इसमें देखिए, हर तरफ जो सिस्टम जो काम खराब कर रहा है ना, वो वही चंद 2% लोग हैं जिनका फायदा इसमें से जाता है। क्योंकि वो सिस्टम फिर जो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो मैं चाहता हूँ भारत में एस्टैब्लिश हो, वो फिर 2 लोगों को अमीर नहीं बनने देता, वो सबको प्रॉस्पेरिस करता है, आपको, मुझे, इसको, सबको। वही हमारी नींव भी है। लेकिन ये जो 2% लोग हैं ना, इसमें उनका नुकसान होता है क्योंकि उनकी मार्केट, उनकी जेब इसमें ढीली हो जाती है। इसलिए वो नेक्सस इस चीज को सफल, लेकिन अब मुझे सोशल मीडिया आने से, यूथ के अवेयर होने से ऐसा लगता है कि वो दिन भी दूर नहीं है। और दूसरा, मैं चाहता हूं कि जो हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे जो सोशल इश्यूज सबसे ज्यादा हैं, जिसमें डिस्क्रिमिनेशन और इनइक्वालिटी है, वो सेंसिबली दूर होना बड़ा जरूरी है। लोगों को सही, जो अगर पहले कास्टिज्म थे या जो भी क्लासिफिकेशन थी, उसका सही मतलब डिवाइड करना नहीं था लोगों को। आज हर एफर्ट डिवाइड करने पे हो रहा है। तो वो एक आइडियल सोसाइटी, मैं चाहता हूँ कि ये देश भी वैसा ही होना चाहिए। जैसे हम बाहर जाते हैं, यूरोप उतरते हैं, तो सब बराबर हैं। हर आदमी, कोई वीवीआईपी कल्चर नहीं। मुझे सबसे ज्यादा परेशानी होती है यहाँ के वीवीआईपी कल्चर से कि आदमी मकसद यही लेके चलता है कि मुझे साथ में 3 सिपाही मिले, 2 गाड़ियां मिले। ये कभी भी, ये एक बीमार सोसाइटी के संकेत है। अच्छी सोसाइटी का संकेत ये होता है जहाँ सबके लिए फ्रीडम इंश्योर हो, सबके लिए हेल्थ इंश्योर हो, सबके लिए एजुकेशन इंश्योर हो। हेल्थ और एजुकेशन पॉलिसी दोनों फ्री होनी चाहिए सबके लिए, सबको पूरे मौके मिलने चाहिए। और उसके बाद ये जो सिस्टम जो है वो मुनाफा, जो क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं होना चाहिए कि आप 1-2% लोगों के मुनाफे के लिए बाकी सबकी सूली चढ़ा दो। वो उस चीज के खिलाफ मैं काम कर रहा हूँ और मैं करता रहूंगा जब तक भी। क्या रणनीति भी बनाई हुई है इसके लिए? बिल्कुल बनाई हुई है। मैं जैसे कि मैंने इसको लेकर आज से 5 साल पहले भी एक प्रोग्राम शुरू किया था, उसमें डिफरेंट लोगों को जोड़ा भी हुआ था। तो अभी इन्हीं बातों को, इन्हीं चीजों के कारण ये जो बाहर लोग हैं वो प्रभावित होते हैं, वो जुड़ रहे हैं। और जैसे DWB और मेरे जो विचारधारा मिल रही है, अगर उन्होंने मुझे चुना है या मैं वहां गया हूं, तो इसमें ऐसा नहीं है कि जैसे मुझे कुछ चाहिए या कोई पोजीशन के उसमें, मुझे मेरी विचारधारा मिली। तो जब विचारधारा मिली तो मैं उनसे जुड़ता गया। तो जो आप रणनीति की बात कर रहे हैं, मेरा सबसे पहले इसमें जो है प्लान है, जिसमें मैंने कुछ मेंबर पार्लियामेंट से
शेयर किया हुआ है और वो मेरा साथ भी दे रहे हैं, और उसमें कुछ लीगल इल्यूमिनरीज भी हैं, लॉ के लोग हैं, कुछ इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं। तो अभी हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले हम काम करें इलेक्टोरल रिफॉर्म्स पे। ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ चुना गया वही प्रधान है, जो सेकंड आया उसका क्या, जो सेकंड नंबर, जो थर्ड आया उसका क्या, तो उनको भी इंक्लूड किया जाए। जब इस तरह के इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होंगे तो हर किसी को ये नहीं लगना चाहिए डेमोक्रेसी में कि अब मैं आ गया हूँ और मैं ही रहूंगा अगले 100 साल। कुछ वोटों से हार जीत होती है तो वहाँ पे भी कौन ज्यादा लोकप्रिय डिसाइड करना मुश्किल होता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि उसमें नंबर 2 और 3 को भी चांस देना चाहिए, चाहे रोटेशन पे चांस दो। अब आप जैसे स्विट्जरलैंड की बात करो, वहाँ 7 मिनिस्टर्स का एक पैनल होता है, उनमें से ही एक आदमी हर साल के लिए प्रेसिडेंट बनता है। तो यहाँ पर भी जब रोटेशंस होंगे, जब एक ये चीज कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि वही आदमी हेल्म ऑफ द अफेयर्स में रहेगा जो काम करेगा, जो शब्द सत्ता है, सत्ता सुख, वो चीजें निकल जाएंगी, काम करना है। जब ये समझ आ जाएगी कि जो परफॉर्मेंस बेस्ड जो है सोसाइटी में लोग आएंगे कि परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो रहें, नहीं दे रहे हैं तो रास्ता साफ करें दूसरों के लिए, तो वो रोड मैप हम लोगों ने तैयार किया हुआ है और उम्मीद है ऐसे ही धीरे धीरे स्टार्ट होता है। और आपने रणनीति की बात की, तीसरी उसमें जो हमने बात डाली है कि जैसे बाहर कंसेप्ट है ग्रीन पार्टीज आती हैं, यहाँ पर अभी तक भी जो पॉलिटिकल पार्टीज होते हैं उनके जो मैनिफेस्टो होते हैं उसमें इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ और क्लाइमेट चेंज की बात कहीं नहीं होती, तो वो भी प्रायोरिटी में आना चाहिए। तो ये कुछ मेरे प्रोजेक्ट्स हैं। चलिए, आपको शुभकामनाएं। आपने जो भी सोचा है हम आशा करेंगे कि वो जल्द आप उसे हासिल करें। शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद जी, शुक्रिया। तो ये थे डॉक्टर वरुण सूत्रा। तमाम मुद्दों पर हमने इनसे बात की और इन्होंने अपनी संस्था डेमोक्रेसी विदाउट बॉर्डर्स के बारे में भी बताया और अपने लाइफ के भी बारे में बताया कि रियासी के ये बेटे हैं और रियासी से निकलकर मुंबई में इस समय ये रह रहे हैं और वहीं पे ये काम कर रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।